नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल जब से शुरू हुआ है, तो वो कुछ ऐसे फैसले ले रहे हैं जिनकी वजह से वो लगातार दुनिया की अखबारों में चर्चा में बने रहते हैं। अब क्योंकि साथियों, भारत और अमेरिका के संबंध पिछले कुछ समय में काफ़ी अच्छे थे। बात करें व्यापार को लेकर के या फिर व्यक्तिगत रूप से, जैसा कि हमने देखा मोदी और ट्रंप की दोस्ती थी, वो काफ़ी ज़्यादा चर्चे में थी। तो साथियों, स्वाभाविक सी बात है, लेकिन अभी वर्तमान में जो दोनों देशों के रिश्ते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गए हैं। तो अभी जो भी फैसले अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा, अमेरिकी सरकार के द्वारा लिया जा रहा है, वो पूरी तरह से भारत को टारगेट करके और भारत को निशाने में रख करके लिया जा रहा है। जैसा कि हमने पिछले समय में देखा कि भारत पर टैरिफ की दरें पूरे देशों पर, लगभग विश्व के कई देशों पर टैरिफ लगाई गई, लेकिन भारत पर सबसे ज़्यादा टैरिफ यानी कि 50% की टैरिफ भारत पर लगाई गई अमेरिका के द्वारा। जिससे भारत से जो सामान एक्सपोर्ट होते थे अमेरिका में, वो उनके एक्सपोर्ट की वजह एक्सपोर्ट काफ़ी प्रभावित हुआ और भारत की इकोनॉमी पर सीधे तौर पर इसका असर भी हुआ है। अभी हाल ही में साथियों, एक और फैसला लिया गया है H1B वीज़ा को लेकर के। वीज़ा के नए नियमों में परिवर्तन किया गया है, नया नियम बनाए गए हैं, जिसमें से खबरें निकल कर ये आ रही हैं कि सबसे ज़्यादा जो नुकसान होने वाला है, वो भारतीयों को होने वाला है। आज हम इस वीडियो में इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा आप सभी लोग कहीं न कहीं अमेरिका की वीज़ा पॉलिसी के बारे में आए दिन खबरों में सुनते रहे होंगे, चाहे H1B वीज़ा हो, L1 वीज़ा, B1, EB1 वीज़ा, तो कई टाइप के वीज़ा होते हैं। इनके बारे में विस्तार से हम जानेंगे। साथ ही इसकी क्या प्रोसेस होती है, इसके बारे में भी बात करेंगे। दरअसल आप देख सकते हैं, जब से डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये अप्रूवल दिया गया है अमेरिकी सरकार की, तो ट्रंप के द्वारा कि H1 वीज़ा के नियम बदले गए हैं, तब से लेकर के लगातार समाचार पत्रों में इसकी हेडलाइंस बन रही हैं, चाहे वो इंटरनेशनल मीडिया हो या फिर देश की मीडिया हो। लगातार इस खबर को कवरेज दी जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि वीज़ा होता क्या है और इस पर क्या इस्तेमाल होता है। दरअसल साथियों, किसी भी देश में जाने के लिए आपको उस देश की एक अप्रूवल की ज़रूरत होती है। मतलब जैसे कि बात करें, हम अमेरिका जाना चाहते हैं, तो अमेरिका से आपको एक वहाँ पर वीज़ा लेनी होगी और उसके बदले में आपको उसको पैसे देने होते हैं। जितने दिन आप रहना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको वहाँ पर पैसे देने होते हैं। वीज़ा आपको एक अप्रूवल होता है उस सरकार के द्वारा जिस देश में आप जाना चाहते हैं। वहीं पासपोर्ट की बात करें, तो पासपोर्ट साथ जिस भी देश में आप रह रहे हैं, हम बात करें भारत की, तो भारत में हम रह रहे हैं, तो भारत सरकार के द्वारा हमको एक पहचान के रूप में एक डॉक्यूमेंट्स दिया जाता है, जिसमें हमारी सारी जानकारी लिखी होती है। पूरी जो भी जैसे आप किस पर्पज़ से जा रहे हैं, जो भी जानकारी होती है, सारी जानकारी आपकी इसमें लिखी होती है। दोनों में बेसिक डिफरेंस यही होता है। आप सोचोगे क्या है कि साथियों, जो युवा होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने करियर की तलाश के लिए, करियर में आगे बढ़ने के लिए बड़े-बड़े देशों में, विदेशों में जाते हैं, जो काफ़ी विकसित देश हैं। जैसे अमेरिका हो गया, अमेरिका में जाते हैं जहाँ पर आईटी कंपनियाँ हैं, बहुत सारे इंडस्ट्री लगे होते हैं, तो लोग वहाँ पर रोज़गार की तलाश में जाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग बिज़नेस पर्पज़ से भी जाते हैं और बहुत सारे लोग स्टूडेंट के तौर पर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो कई मकसदों से लोग जाते हैं। तो उनका अलग-अलग क्राइटेरिया होता है, अलग-अलग चार्ज लगता है। अब आपको बता दें कि अभी हाल ही में किसी भी देश में जाने के लिए 2 प्रकार की वीज़ा होती है। बात करें स्थायी वीज़ा और अस्थायी वीज़ा। स्थायी वीज़ा का मतलब होता है कि किसी भी देश में आप जिस देश में आप जाना चाह रहे हैं, वहाँ पर आप मतलब एनी टाइम आप वहीं पर रहेंगे। हमेशा के लिए आप वहाँ के हो जाते हैं, वहाँ के नागरिक हो जाते हैं, वहाँ की नागरिकता आप ले लेते हैं। लेकिन एक वीज़ा होती है अस्थायी वीज़ा। आप कुछ समय के लिए वहाँ पर जाते हैं और अपना जो भी वर्क होता है, जिस पर्पज़ से आप वहाँ पर जाते हैं, तो उसको कंप्लीट करके और वापस तय समय में वापस अपने स्वदेश लौट आते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। इसके अलावा बात करें, और भी कई अलग-अलग टाइप होते हैं। जैसे हम बात करें नॉन इमिग्रेंट्स वीज़ा के बारे में, मतलब अस्थायी वीज़ा के बारे में, तो ये उन लोगों को दिया जाता है जो अस्थायी समय के लिए अमेरिका में जाना चाहते हैं। जैसे कुछ लोग यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, काम के मकसद से जाते हैं, टूरिज़्म या बिज़नेस के पर्पज़ से जाते हैं, तो उनके लिए अलग-अलग क्राइटेरिया होती है। अब साथियों, आपने खबरों में सुना होगा B1 और B2 वीज़ा के बारे में। B1 वीज़ा दरअसल बिज़नेस पर्पज़ के लिए दिया जाता है, कुछ कम समय के लिए बिज़नेस के पर्पज़ से यदि आप जाना चाहते हैं अमेरिका में, तो B1 वीज़ा। B2 वीज़ा टूरिज़्म, विज़िट या मेडिकल इमरजेंसी के लिए आप जाना चाहते हैं, तो आपको B2 वीज़ा प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा F1, M1 वीज़ा जो होते हैं, इसमें आपको एकेडमिक स्टूडेंट है, किसी विश्वविद्यालय में आप पढ़ रहे हैं, फिर किसी भी कार्य के लिए आपको इस अकेडमी में बुलाया गया, चाहे रिसर्च हो, अलग सेक्टर हो, वहाँ के लिए आपको बुलाया गया, फिर मनोनीत किया गया, तो वहाँ पर आप जा इस वीज़ा के तहत पर जा सकते हैं। इसके अलावा वहीं J1 वीज़ा जो है, एक्सचेंज विजिटर्स के लिए, किसी ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, किसी रिसर्च के काम से जा रहे हैं, तो अलग-अलग वीज़ा के अलग-अलग नाम के अलग-अलग मकसद होते हैं। इसके अलावा H1 की सीरीज़ में बात करें, जिस पे अभी हाल ही में बदलाव किया गया है, वह साथियों H1B वीज़ा। ये स्पेशली ऑक्यूपेशन के लिए दिया जाता है, मतलब किसी भी सेक्टर में आप स्किल्ड हैं, बात करें आईटी सेक्टर में, इंजीनियरिंग सेक्टर में, आप काफ़ी स्किल्ड हैं और आपको वहाँ पर आप करियर अपना बनाना चाहते हैं, तो इस क्षेत्र में आपको वीज़ा दी जाती है। H1B1 वीज़ा जो आपने कई बार सुना होगा, साथ ही चिली और सिंगापुर के नागरिकों के लिए दी जाती है। इसके अलावा H2A वीज़ा अस्थायी कृषि कार्य के लिए यदि आप करना चाहते हैं, तो भी आपको वहाँ पर H2A वीज़ा दी जाती है। इसके अलावा H2B वीज़ा अस्थायी नॉन एग्रीकल्चर काम के लिए। तो इस प्रकार से अलग-अलग प्रकार के जो वीज़ा होते हैं, अलग-अलग कामों के लिए दिए जाते हैं।
वहीं साथियों इमिग्रेंट वीज़ा के बारे में बात करें, जो स्थायी वीज़ा होता है, तो ये वीज़ा उन लोगों के लिए होते हैं जो अमेरिका में स्थायी रूप से रहना चाहते हैं। जैसे आप वहाँ पर जा कर के और वहाँ के नागरिक हो जाते हैं और पूरी तरह से पूरे जीवन आप वहीं पर रहना चाहते हैं। इस प्रकार से वीज़ा जो होते हैं वो इमिग्रेंट वीज़ा, स्थायी वीज़ा के तौर पर दिए जाते हैं। इनमें से बात करें तो फैमिली बेस्ड वीज़ा, इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीज़ा होते हैं। फैमिली बेस्ड वीज़ा में बात करें तो इमीडिएट रिलेवेंट वीज़ा होती है। मतलब जैसे आप सपोज़ करें आप इंडियन नागरिक हैं और अमेरिका में जा कर के अपना स्थायी नागरिक की मतलब वीज़ा वहाँ पर ले लेते हैं। उसके बाद सीधे अपने परिवार को, अपने पत्नी, बच्चों को, माता-पिता को ले जाना चाहते हैं, तो उनके लिए इस प्रकार की वीज़ा होती हैं। इसके अलावा फैमिली फ्रेंड्स वीज़ा, दूसरे रिश्तेदारों को भी यदि आप वहाँ पर ले जाना चाहते हैं, तो ये वीज़ा मतलब हर एक कैटेगरी का अलग-अलग रूल होता है। इसी प्रकार बात करें एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीज़ा के लिए साथियों, तो EB-1 वीज़ा, EB-2 वीज़ा आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी यदि आपके पास कोई योग्यता है तो उसके लिए आप वहाँ पर जा सकते हैं और लंबे समय तक यानी पूरे जीवन वहाँ पर रह सकते हैं। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा डिग्री है आपके पास या तो फिर एक्सेप्शनल एबिलिटी योग्यता है आपके पास, स्किल वर्कर्स हैं आप या फिर रिलीजियस वर्कर हैं जो पर्टिकुलर किसी धर्म के लिए वहाँ पर काम करना चाहते हैं, तो आपको वहाँ पर इस प्रकार के वीज़ा मिलते हैं। अब साथियों अभी हाल ही में जो बदलाव किया गया है वो H-1B वीज़ा को लेकर के है। दरअसल जैसे मैंने आपको बताया जो एक प्रकार का अस्थायी वीज़ा है और इसकी जो फीस होती है, साथियों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर वीज़ा को अप्लाई करने के लिए, H-1 वीज़ा को अप्लाई करने के लिए काफ़ी सारे प्रोसेस होती है। वहाँ पर आपको फॉर्म अप्लाई करना होता है, उसके बाद वीज़ा आप जब अप्रूव हो जाता है तो वीज़ा के लिए आप कितने समय के लिए रहना चाहते हैं, उसके हिसाब से आपको पैसे देने होते हैं। पहले जो ये फीस हुआ करती थी एप्लीकेशन वीज़ा की फीस जो होती थी वो 1 से 6 लाख रुपए तक की होती थी। लेकिन अभी बढ़ा करके साथियों इसको अचानक से इसे बढ़ा करके $1 लाख कर दिया गया, मतलब 88 लाख रुपए कर दिया गया है। तो इस प्रकार से नाटकीय रूप से जो वृद्धि देखी जा रही है इसमें, तो ये काफ़ी अहम हो जाता है और काफ़ी चर्चा में हो जाता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बारे में कहा है कि वीज़ा प्रोग्राम खास तौर पर धनी विदेशियों के लिए है, मतलब जो काफ़ी ज़्यादा बड़े लोग हैं या फिर रिच पर्सन है उनके लिए है और जो $10 लाख देकर के अमेरिका में रहते हुए काम कर सकते हैं, इनके लिए वीज़ा बनाया गया है। उन्होंने कहा कि जब अमेरिका सिर्फ टैलेंट लोगों को ही वीज़ा देगा, मतलब स्वाभाविक से तौर पर इनका जो वीज़ा के जो रेट हैं, या कहें कि वीज़ा की जो फीस है बढ़ाने का मकसद यही है कि वहाँ पर सिर्फ उन्हीं लोगों को रोज़गार दिया जाएगा, उन्हीं लोग रह सकते हैं जो काफ़ी टैलेंटेड होंगे। ऐसे लोगों को जो अमेरिका की नौकरियाँ छीन सकती है, क्या है कि जो कम स्किल्ड होते हैं वो भी जाकर के वहाँ पर रोज़गार प्राप्त कर लेते हैं, नौकरी कर लेते हैं। तो जो अमेरिका के लोकल लोग होते हैं, जो अमेरिकी होते हैं, उनकी नौकरियाँ छीन सकती है। उन्होंने ये भी दावा किया है। इसके अलावा यह भी कहा कि इसका रकम का इस्तेमाल टैक्स हटाने और सरकारी कर चुकाने में किया जाएगा। आप सभी जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप एक व्यापारी आदमी हैं, उनको राष्ट्रपति का पद सौंप दिया गया है, तो स्वाभाविक तौर पर उनकी जो सोच है वो व्यापारिक है, कहीं न कहीं व्यापार के मकसद से है। अब साथियों इस प्रकार के निर्णय से भारत पर क्या असर पड़ेगा इस पर ही बात कर लेते हैं। दरअसल भारत पिछले साल H-1B वीज़ा, साथियों H-1B वीज़ा के बारे में आपको बता दूं ताकि आपको आगे के बारे में समझने में आसानी होगी। H-1B वीज़ा साथियों एक नॉन एग्रीमेंट वीज़ा होती है, मतलब अस्थायी वीज़ा है। यह वीज़ा स्पेशल टेक्निकल स्किल वाले पदों के लिए विदेशी देशों में पेशा, मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो किसी टेक्निकल क्षेत्र में या फिर किसी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काफ़ी स्किल्ड है उनके लिए वीज़ा अप्रूवल होती है। जैसे IT हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, हेल्थ जैसे प्रोफेशन वाले लोगों के लिए ये जारी होता है। अमेरिका हर साल 65,000 लोगों को H-1 वीज़ा देता है। वैसे तो 85,000 लोगों को देता है, जिसमें से 65,000 लोग जो कम स्किल के होते हैं, मतलब ज़्यादा स्किल्ड नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर वर्क कर सकते हैं, उतनी स्किल इनमें होती है। तो इस प्रकार के लोगों को देती है। इसके अलावा 20,000 जो अ, वीज़ा है वो हाई स्किल, मतलब जो मास्टर डिग्री होते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड होते हैं, काफ़ी उच्च पदों के लिए अधिकारी जो नियुक्त किए जाते हैं, उनके लिए ये प्रोवाइड करती है। इसकी समय सीमा 3 साल की दी होती है H-1 वीज़ा की और ज़रूरत पड़ने पर इसको 3 साल बढ़ाया भी जा सकता है। दरअसल साथियों इसकी अप्लाई करने की प्रोसेस क्या है, इसके बारे में आपको यदि बात करूँ, तो इसके लिए क्या होता है कि आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं H-1 वीज़ा के लिए, तो आपको स्पेशल ऑक्यूपेशन जैसे मैंने बताया कि आपको IT सेक्टर में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल फील्ड में, रिसर्च में, फाइनेंस में, कई क्षेत्रों में आपकी एक महारत हासिल होनी चाहिए, फिर आपके पास एक कोई पर्टिकुलर स्किल होनी चाहिए, जिसके लिए आप अमेरिकी की एक कंपनी है USCIS ये कंपनी है, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। लगभग $10 यानी कि लगभग ₹900 दे करके आप इसको वहाँ पर रजिस्टर्ड कर सकते हैं। उसके बाद से साथियों जो सिलेक्शन करने की प्रोसेस होती है कि जो वीज़ा निकाली जाती है H-1 वीज़ा वो लगभग 85,000 निकाली जाती है। ये टोटल मिला करके है। वैसे तो 65,000 निकाली जाती है, तो इसमें क्या है कि आपको लॉटरी सिस्टम सेलेक्ट करना होता है। जैसे आप आवेदन करते हैं, विश्व भर के लोग जो कई सारे लोग जो होते हैं, तमाम देशों के लोग, वो भी अमेरिका जाने के लिए अप्लाई करते हैं इस प्रकार के लिए। तो उनमें क्या होता है कि जो लॉटरी सिस्टम से सिलेक्ट किया जाता है, क्या होता है कि इस लॉटरी सिस्टम जैसे कि रैंडमली उठा लिया जाता है, रैंडमली 60,000 65,000 लोगों को उठा लिया जाएगा और उस प्रकार से जो भी उनका जो भी नाम आएगा उनको उस प्रकार से नियुक्त कर दी जाएगी। तो इस प्रकार की प्रक्रिया होती है और इसमें क्या है कि सबसे ज़्यादा जो दबदबा होता है वो भारत का होता है। बात करें पिछले कुछ वर्षों की, तो भारत इसमें 71% जो लोग थे
वो भारतीयों को लाभ मिला था। इस बाजार में बात करें भारत के साथ, तो चीन 11.7% के साथ दूसरे स्थान पर, मतलब जो टोटल वैकेंसी निकाली गई, टोटल जो वीजा H1 वीजा निकाली गई थी, उसमें 71% जो लोग थे वो भारतीय थे। साथ ही भारत की आईटी टेक कंपनियां हर साल हजारों कर्मचारियों को H1 वीजा पर अमेरिका भेजती हैं। हालांकि अब इतनी ऊंची फीस लग जाने से, क्योंकि इतना ज़्यादा फीस जो बढ़ा दिया गया, जब फीस 1 से 6 लाख हुआ करता था तो अब बढ़ करके वो 88 लाख रुपए हो गया है। तो इतने ज़्यादा बढ़ जाने से कहीं ना कहीं अमेरिका में कंपनियां जो भेजती थी कहीं ना कहीं फायदेमंद नहीं होगी। तो इसलिए स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ पर जाने वालों की संख्या कम होगी। अब तक बात करें, अमेरिका हर साल इसे मैंने बताया 85,000 वीज़ा निकालती है, और इसमें 1 लाख से ज़्यादा वीज़ा मिलते हैं अमेजन में। मतलब बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे अमेजन है, TCS है, इसके अलावा मेटा कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट है, कई सारी कंपनियां हैं जो इसके लिए वीज़ा अपनी वैकेंसी वहाँ पर खाली करती हैं, वैकेंसियाँ निकालती हैं। अब साथियों इसके बारे में और विस्तार से बात करें, तो जो कंपनियां अमेरिका में अब वीज़ा क्यों दी जाती है, तो साथियों जो कंपनियां अमेरिका में हैं उन्हें वीज़ा ऐसे कुशल लोगों को दिया जाता है जिनकी उनको आवश्यकता होती है। जैसे क्या होता है, जो स्किल्ड वर्कर होते हैं वो सबसे ज़्यादा भारत में है साथियों। तो स्वाभाविक सी बात है, जो कंपनियां होती हैं, बड़ी-बड़ी कंपनियां, वो भारत के लोगों को सेलेक्ट करती हैं और उनकी स्किल को देखते हुए उनको वहाँ पर नौकरी देती है। यह उन लोगों को दिया जाता है जो किसी खास काम में माहिर होते हैं, ज़्यादातर आईटी वाले होते हैं और इंजीनियरिंग वाले होते हैं, जो इस क्षेत्र में जाते हैं। इस वीज़ा, जैसे मैंने आपको बताया कि इस वीज़ा पर पहले आप 3 साल अमेरिका में रह सकते हैं, और इसे और 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, मतलब 6 साल तक आप इस वीज़ा पर अमेरिका में काम कर सकते हैं। इस वीज़ा के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, और भी किसी यदि आपके पास कोई टैलेंट है तो उसका अलग से स्किल अनुभव होना चाहिए। हर साल साथियों अमेरिका में सरकार जो वीज़ा है वो जैसे मैंने 65,000 लोगों को देती है। अब क्योंकि देखिए अभी जो रेट, मतलब जो इसकी फीस है वो बढ़ा दी गई है। जैसे बात करें कि 1 से 6 लाख रुपए तक पहले फीस हुआ करती थी, अब 88 लाख रुपए हो गई है। तो साथियों इससे क्या है कि सीधा-सीधा असर भारत के जो ये नौकरी करने वाले लोग हैं, वहाँ पे जाना चाहते हैं, जो एम्प्लॉयी हैं, उनको असर पड़ेगा, क्योंकि उनको जो कंपनियाँ होंगी तो वो विदेश के लोगों को कम हायर करेंगी, क्योंकि इस प्रकार के नियम बना देने से जो फीस है वो ज़्यादा हो जाएगी। फीस ज़्यादा होने से क्या है कि उनको सैलरी बढ़ानी पड़ेगी। सैलरी हाइक करने से जो कंपनियाँ हैं वो वहाँ के जो अमेरिका के लोकल लोग हैं उनको हायर करने का प्रयास करेंगी। तो इसका प्रमुख मकसद ये हो सकता है। आपको बता दें, डाटा के बारे में यदि विश्लेषण करें, तो इन्फोसिस जैसी कंपनियां जो सबसे ज़्यादा H1B वीज़ा स्पॉन्सर करती हैं। बता दें कि हर साल भारत लाखों लोगों को इंजीनियर बनाता है, कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में ग्रेजुएट तैयार करता है। इसके और ये सारे जो इंजीनियर और ग्रेजुएशन जो ग्रेजुएट कंप्लीट कर जाते हैं, आईटी सेक्टर में हो, मेडिकल के फील्ड में हो, फाइनेंस के क्षेत्र में हो, ये सारे लोग साथियों अमेरिका की टेक इंडस्ट्री में, फाइनेंस सेक्टर में, अलग अलग सेक्टर में जाकर के अपनी सेवाएं देते हैं और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम डाटा के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं अमेज़न जो है सबसे बड़ी कंपनी है साथियों, 1,43,000 लोगों को विदेशी लोगों को नौकरी देती है अमेरिका में। इसके अलावा TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो है भारतीय कंपनी है, ये 5,505 लोगों को रोजगार देती है। माइक्रोसॉफ्ट 5,188 लोगों को। ये 2019 से 2009 से लेकर के 2025 तक का डाटा है, जो टॉप कंपनी है जिनके द्वारा यहाँ पर नौकरी दी जा रही है। कहा जाता है साथियों भारत अमेरिका के सामान से ज़्यादा लोगों को एक्सपोर्ट करता है। मतलब जितना ज़्यादा सामान भारत में देता है उतना ज़्यादा लोगों को वहाँ पर एक्सपोर्ट करता है, यानी कि इंजीनियर देता है, कोडर देता है और छात्र एक्सपोर्ट करता है। अब स्वाभाविक सी बात है, इस प्रकार के नियम बना देने से फीस महंगा हो जाएगा, वहाँ पर रहना खाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सैलरी बढ़ेगी, सैलरी की हाइप ज़्यादा होगी। जब सैलरी ज़्यादा डिमांड होगी तो कंपनियाँ स्वाभाविक सी बात है वहाँ के लोकल लोगों को हायर करेगी, और जो भारत के इंजीनियर हैं, भारत के जो ये युवा हैं, इनके लिए कहीं न कहीं समस्या का सामना करना पड़ सकता है। बहरहाल साथियों, आपका क्या कहना है? यदि जानकारी कैसी लगी, आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताइए। जानकारी यदि आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।